मेरा नाम डॉक्टर प्रोफेसर विवेक गुप्ता है। मैं फोर्टिस मोहाली में डायरेक्टर न्यूरो कैथ लैब हूँ। आज हम जिस चीज़ के लिए प्रेस मीट की है वो है एक नई टेक्नोलॉजी, एक नई अप्रोच स्ट्रोक के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, जिसे हम डायरेक्ट टू कैथ लैब अप्रोच का हमने नाम दिया। डायरेक्ट टू कैथ लैब अप्रोच क्या है कि सस्पेक्टेड स्ट्रोक का पेशेंट इमरजेंसी में आया, क्लिनिकली हमें लगा वो स्ट्रोक है, डायरेक्टली उसे हम कैथ लैब ले गए नस खोलने के लिए, ब्रेन की नस को ब्लॉकेज खोलने के लिए, विदाउट गोइंग टू रेडियोलॉजी। कैसे वो पॉसिबल है? एक नई टेक्नोलॉजी जो फोर्टिस मोहाली ने एक्वायर किया है, जिसे बाईप्लेन न्यूरो कैथ लैब विद फ्लैट पैनल सीटी बोलते हैं। इसमें हम कैथ लैब का काम तो करते ही हैं, साथ में सीटी स्कैन कर सकते हैं। सो वो सारे स्ट्रोक के पेशेंट जो पहले इमरजेंसी से रेडियोलॉजी में जाते थे, सीटी स्कैन या एमआरआई कराते थे, डिसीजन होता था, फिर पेशेंट कैथ लैब जाता था, अब वो स्टेप हटा दिया बीच से। पेशेंट इमरजेंसी में अगर स्ट्रोक का है और ट्रीटमेंट उसको चाहिए तो हम डायरेक्टली कैथ लैब ले जाके सीटी उसी मशीन में करके, और अगर ज़रूरत है तो वहीं पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे हम ऑलमोस्ट पौने घंटे से 1.5 घंटे तक सेव कर सकते हैं। और वो इसलिए ज़रूरी है कि 1 मिनट में 20 लाख ब्रेन के सेल्स डेड हो जाते हैं। सो अगर हमने आधा घंटा भी सेव कर लिया तो हमने लाखों करोड़ों ब्रेन के सेल्स को सेव कर लिया। तो डायरेक्ट टू कैथ लैब अप्रोच इन स्ट्रोक पेशेंट, इसके लिए आज हम बात करने के लिए यहाँ आए हैं। सीटी स्कैन करके कंफर्म करते हैं कि सीटी स्ट्रोक है, नस कौन सी ब्लॉक है, और अगर नस ऐसी ब्लॉक है जिसे खोलने की ज़रूरत है तो इमीडिएटली पेशेंट को कन्वर्ट कर हम पेशेंट की दिमाग की जो नस ब्लॉक है उसको खोल सकते हैं। ये बहुत सिमिलर है जैसे हार्ट अटैक में काफ़ी सालों से है कि अगर हार्ट अटैक सस्पेक्टेड है, इमरजेंसी में पेशेंट जाता है, वहाँ से सीधा कार्डियोलॉजिस्ट के पास कैथ लैब में जाके वो नस को खोलने की ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। ब्रेन में अनफॉर्चुनेटली ये ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था, क्योंकि ब्रेन में प्रॉब्लम थी कि सीटी करना ज़रूरी था, उसके लिए रेडियोलॉजी जाना ज़रूरी था। बट विद दिस न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ न्यूरो बाईप्लेन कैथ लैब विद फ्लैट पैनल सीटी, अब हम सीटी स्कैन कैथ लैब में कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं? क्योंकि स्ट्रोक में टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। 1 मिनट के अंदर 20 लाख ब्रेन के सेल्स डेड हो जाते हैं और उसको कोई ट्रीटमेंट वापस रिकवर नहीं कर सकते। तो वी वांट टू सेव टाइम, एंड विद दिस डायरेक्ट टू कैथ लैब अप्रोच वी आर एबल टू सेव ऑलमोस्ट 45 to 60 मिनट्स, विच मीन्स मिलियंस ऑफ ब्रेन सेल्स कैन बी सेव्ड अगर हम इस अप्रोच को फॉलो करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी तक आंकड़ों की बात करें जी। कितने की जो है ये जो आपको ब्रेन जो डालेंगे जो है कितने की अभी तक पेशेंट जो आपके पास आ चुके हैं? सो ब्रेन स्ट्रोक बहुत कॉमन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि 4 में से 1% को स्ट्रोक होने का रिस्क है, 25%। फोर्टिस मोहाली बहुत ज़्यादा बिजी है स्ट्रोक के पेशेंट्स में। इन अ मंथ हम ऑन एन एवरेज 40 to 60 स्ट्रोक के पेशेंट्स देखते हैं। कोई विंडो पीरियड के अंदर आते हैं, कोई उसके बाद आते हैं, पर इतने ज़्यादा आते हैं। वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम सेंटर फॉर स्ट्रोक इज़ फोर्टिस मोहाली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये जो पेशेंट्स हैं कितनी जल्दी आए उस पर डिपेंड करता है कि उनको ये जो ट्रीटमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो दिया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि इसकी आउटर लिमिट है। 24 घंटे के बाद ये ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। जो एक टीके का इंजेक्शन होता है उसको हम 4.5 घंटे तक दे सकते हैं। ब्रेन के अंदर जाके जो नस खोलते हैं उसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं, वो हम 24 घंटे तक दे सकते हैं। और आपको भी मालूम है कि पेशेंट पहले भटकते हैं, उनको डायरेक्शन नहीं मिलती, वो 2-3 हॉस्पिटल जाते हैं, जब तक हमारे पास आते हैं वो ऑलरेडी लेट हो चुका होता है। बट क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम से पेशेंट्स आते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल अभी रात को आई हैव डन 2 पेशेंट्स बैक टू बैक। आई वाज इन द हॉस्पिटल फ्रॉम रात के 12 बजे से सुबह के 8 बजे तक। सो इतना वॉल्यूम है कि कभी कभी 2-2 पेशेंट साइमल्टेनियसली आते हैं, जिनको हमें एक के बाद एक ट्रीट करना पड़ता है। सर, जैसे अभी हाल ही में जो जुगंदारों की बात करें, उनकी फोर्टिस मोहाली थे, उनकी ब्रेन डेड की बात की जा रही है, तो उस वहाँ पर भी क्या ये ट्रीटमेंट दिया गया था? नहीं, वो अलग चीज़ है। हम ब्रेन डेड की बात कर रहे हैं स्ट्रोक के रिलेशन में। कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है। ब्रेन डेड तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है, पर वो हमारे बड़े फेवरेट सिंगर थे, इसलिए सभी का बड़ा इंटरेस्ट था उस स्टोरी में जब वो थे। सारे हमारे मीडिया के लोग फोर्टिस में थे, पर वो चोट लगने की वजह से थे। ठीक है, तो मेरे अंडर नहीं थे, आई वॉज नॉट ट्रीटिंग हिम, बट वो चोट वाला केस था। चोट के केसेस में अलग तरह से ब्रेन रिएक्ट करता है। सो वो उसमें और इसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है। सो ऑब्वियसली ये ट्रीटमेंट का वहाँ कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, 4 सिम्टम आपके माध्यम से पेशेंट्स को याद रहें तो हमारा काम हो जाता है। फर्स्ट, ये जो एंगल है माउथ का, कॉर्नर ऑफ माउथ, ये टेढ़ा हो जाता है। अभी हमारा सीधा है, ये हंसेंगे तो ऊपर को जाएगा, ये नीचे चला जाता है, लटक जाता है, मुंह लटक जाता है। एक दूसरा, हाथ या बाजू में एकदम से अचानक से पैरालाइज होना। मैं बात कर रहा हूँ, मेरा हाथ ऐसे गिर जाए, या चल रहा हूँ, पैर जोर ना खाए और गिर जाए, पर अचानक से, सडनली विद इन मैटर ऑफ सेकेंड्स और मिनट्स। तीसरा, स्पीच, मैं बोल रहा हूँ, क्लियर शब्द है, आप सुन रहे हैं, आपको समझ आ रहे हैं,
स्पीच समझना बंद हो जाए या बोलने में दिक्कत आ जाए, या मैं ऐसे बोलूँ जैसे स्लरिंग हो रही है, ड्रिंक करने के बाद कुछ लोग करते हैं, स्लर्ड हो जाते हैं, वॉइस वर्ड्स मिस हो जाते हैं, तो ये 3 सिम्टम्स हैं। ये 3 मेजर सिम्टम हैं, पैरालाइज होना सडनली, स्पीच का खराब हो जाना या मुंह का टेढ़ा हो जाना। इसको हम याद रखते हैं फास्ट से, फेस, आर्म, स्पीच, टाइम, FAST। तो ये 3 मेजर लक्षण हैं जो कि 80-90% पेशेंट में हमें दिखते हैं। सर अगर कोई पहले हो चुका है, जैसे आई विजन का अगर प्रॉब्लम है, अगर वही चीज़ रिपीट होता है नेक्स्ट टाइम अगर स्ट्रोक होने के बाद आफ्टर 4-5 ईयर्स या कुछ और हो सकता है? नहीं, स्ट्रोक दोबारा भी हो सकता है। जब दोबारा स्ट्रोक होगा तो सेम सिम्टम्स आते हैं तो आप आई विजन होना अब आ सकते हैं, सेम भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है दिमाग का कौन सा हिस्सा इफेक्ट हुआ है। अगर बार बार एक ही हिस्सा इफेक्ट हो रहा है, पहली बार ट्रीटमेंट नहीं हो पाई, तो सेम सिम्टम्स भी आ सकते हैं। पॉन्स जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है, हाँ जी। उससे आई विजन का जो इशू आ चुका है एक बार, तो क्या वही उससे सेकंड ट्रीटमेंट कैसे होता है? वो क्या होता है कि स्ट्रोक क्योंकि ट्रीट होता नहीं, हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट एक बार पैरालाइज हो गए हैं, जैसे आप बता रहे हैं सिम्टम्स आ गए, खून पतला करने के लिए एस्प्रिन दे दिया और काम चल पड़ा। लेकिन स्ट्रोक में इमीडिएट ये जो हम ट्रीटमेंट बात कर रहे हैं, इसके बाद सेकंड ट्रीटमेंट होता है कारण ढूंढना। स्ट्रोक हुआ तो कहीं क्लॉट बना ना, अगर हमने कारण नहीं ढूंढा और उसको भी ट्रीट नहीं किया तो स्ट्रोक होता रहेगा। तो आपका वो वाला केस है कि स्ट्रोक हो गया, रिकवरी भी हो गई, पार्शल हुई या कंप्लीट हुई, लेकिन अगर हमने कारण नहीं ढूंढा और उसको ट्रीट नहीं किया तो स्ट्रोक सेकंड टाइम होने का चांस नॉर्मल पॉपुलेशन से 30% ज़्यादा है। अगर एक बार स्ट्रोक हो गया, सेकंड स्ट्रोक होने का चांस 30% ज़्यादा है, अनटिल अनलेस यू फाइंड आउट द कॉज। बिल्कुल वैसे ट्रीट किया जाता है, वो फ्रेश स्ट्रोक माना जाता है, और अगर उसकी सिविरिटी इतनी है कि ट्रीटमेंट वारंट करती है तो ट्रीट किया। सीनियर सिटीजन अगर ऑपरेट नहीं कर सकते हो, फिर स्पाइनल कॉर्ड पॉन्स का काट पैरालाइज हो सकता है, ऐसा कुछ है? नहीं, इसमें अच्छी बात क्या है कि ये मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट है। मिनिमली इन्वेजिव मतलब पेशेंट को क्या तकलीफ है, इतना सा छेद है 2 मिलीमीटर का, जो यहाँ पे या यहाँ करते हैं, दैट्स इट, कोई ब्लड लॉस नहीं है। सो एज इज़ इमेटीरियल। 80-85 ईयर्स तक तो हम रूटीनली करते हैं। जनरली 85 ईयर्स के बाद थोड़ा सा हम सोचते हैं, बिकॉज एक लाइफ एक इतना सर्कल हो चुका है, उसके बाद पेशेंट को तकलीफ देना, एक्सपेंस करना, तो थोड़ा सा हम हिचकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट प्रिजर्व्ड है, अगर फंक्शनल है पेशेंट, कई भी 90 साल के लोग भी गोल्फ खेलते हैं चंडीगढ़ में, तो अगर पेशेंट प्रिजर्व है, डे टू डे लाइफ कर पा रहे हैं, तो एज इज़ नो बार।